नमस्ते। अपनी चाय का कप उठाइए, आराम से बैठिए और चलिए आज एक ऐसी फाइनेंशियल मिस्ट्री पर बात करते हैं जिसने हर तरफ तहलका मचा रखा है। जरा सोचिए, आपने एक बहुत बड़ी लॉटरी जीती है। अब उस रकम को तब तक मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक वो 22,000 करोड़ रुपए तक ना पहुंच जाए। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि दिमाग घूम जाए। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कोर्ट में इतने बड़े अमाउंट का एक क्लेम बस उतने पैसों में सेटल हो गया जितने में मुंबई में एक अच्छा फ्लैट आता है। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही डिकोड करेंगे कि ये सब आखिर हुआ कैसे और हमारे लीगल और बैंकिंग सिस्टम ने इसे होने कैसे दिया। तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। 99.97%। ये कोई एंड ऑफ सीजन सेल का डिस्काउंट नहीं है बॉस। ये उस कर्ज का वो हिस्सा है जो इस हाई प्रोफाइल सेटलमेंट में हवा हो गया। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे 1,000 रुपए उधार लिए। जब आप पैसे वापस मांगने गए तो उसने आपको सिर्फ 3 पैसे थमा दिए और कहा लो हिसाब बराबर। एक बार सोचकर देखिए, 1,000 रुपए के बदले सिर्फ 3 पैसे। हमें ये समझना ही पड़ेगा कि आखिर इतना बड़ा कर्ज था किसका और बैंकों ने इतने बड़े नुकसान को कैसे और क्यों मान लिया। इस पूरे फाइनेंशियल तूफान के बीच में जो इंसान है वो है सुभाष चंद्रा, जाने माने मीडिया मोगल, ZTV के फाउंडर, जिन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर खुद खड़ा किया। लेकिन यहाँ हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी होगी। सुभाष चंद्रा जी ने ये 22,000 करोड़ रुपए अपनी किसी पर्सनल लग्जरी के लिए उधार नहीं लिए थे। ये पैसा प्राइवेट जेट्स, बड़े बड़े बंगले या स्पोर्ट्स कार्स खरीदने में खर्च नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि अगर उन्होंने ये पैसा अपने पर्सनल ऐशो आराम के लिए नहीं लिया तो कोर्ट में उनके नाम पर इतना बड़ा पर्सनल क्लेम कैसे आ गया। इस सिचुएशन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोर्ट में जो टोटल क्लेम्स एडमिट हुए वो 22,006 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के थे। और इस पहाड़ जैसे क्लेम के सामने जो फाइनल सेटलमेंट पे आउट हुआ वो था सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए, यानी टोटल क्लेम का सिर्फ 0.03%। ये तो ऊँट के मुंह में जीरे से भी कम है। आम इंसान को तो एक छोटा सा कार लोन लेने में पसीने छूट जाते हैं, और यहाँ बैंक इतने बड़े कॉम्प्रोमाइज, जिसे फाइनेंशियल दुनिया में हेयरकट कहते हैं, उसके लिए मान गए। ये आखिर हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो कॉन्सेप्ट है पर्सनल गारंटी। आम बोलचाल में हम इसे किसी के लोन का जमानती या गारंटर बनना कहते हैं। इसे एक रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए 1,000 रुपए का लोन लिया और आपने गारंटर के तौर पर पेपर साइन कर दिए। आप बैंक से कह रहे हैं अगर मेरा दोस्त पैसे नहीं दे पाया तो मैं दूंगा। अब बदकिस्मती से दुकान नहीं चली और दोस्त ने डिफॉल्ट कर दिया। बैंक तुरंत आपके पास आएगा, लेकिन जब बैंक आपकी जेब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि आपके पास तो कुल मिलाकर सिर्फ 10 रुपए ही हैं। कानून के हिसाब से बैंक आपसे सिर्फ वो 10 रुपए ही रिकवर कर सकता है, क्योंकि आपकी कुल दौलत ही उतनी है। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुभाष चंद्रा अपनी कंपनियों द्वारा लिए गए हजारों करोड़ के लोन्स के लिए पर्सनल गारंटर बने थे। जब इतना बड़ा डिफॉल्ट होता है तो इंडिया का बैंक्रप्सी लॉ, जिसे IBC कहते हैं, वो एक्शन में आ जाता है। ये मामला सीधे NCLT में जाता है, जो आप समझ लीजिए कि कंपनियों का अपना एक स्पेशल कोर्ट है। जब किसी पर्सनल गारंटर को इस कोर्ट में लाया जाता है तो एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है। आप इन्हें स्पेशल फाइनेंशियल जासूस मान सकते हैं। इनका काम होता है गारंटर की पाई पाई का हिसाब खोजना, उनके एसेट्स की छानबीन करना और ये पता लगाना कि असल में उनके पास बचा क्या है। ये जासूस जो भी रिपोर्ट देता है उसी के बेसिस पर एक सेटलमेंट प्लान बनाया जाता है और उन बैंकों के सामने रखा जाता है जिन्हें पैसा वसूलना होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल सवाल आता है, जो इस वक्त पक्का आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा। आप सोच रहे होंगे, क्या ये बैंक पागल हो गए हैं? जो बैंक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, वो इतने बड़े नुकसान को सहने के लिए क्यों राजी हो गए? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे किसी पावरफुल बिजनेसमैन को तो VIP पास मिल गया और पब्लिक के पैसों से चलने वाले बैंकों को इतना बड़ा चूना लग गया। लेकिन फाइनेंशियल जासूसों ने जो कड़वा सच कोर्ट के सामने रखा वो चंद्रा जी की बची खुची दौलत को लेकर था। इतने बड़े मीडिया मुगल होने के बावजूद सुभाष चंद्रा की डिक्लेयर की गई पर्सनल नेटवर्थ गिरकर सिर्फ 31 से 39 करोड़ रुपए के बीच रह गई थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अमाउंट में उनका 25 करोड़ का घर भी शामिल है। अब आप कहेंगे, एक अरबपति की दौलत इतनी कम कैसे हो गई? दरअसल इनकी ज्यादातर दौलत कंपनी के शेयर्स में होती है, और जब वो क्रैश होते हैं तो नेटवर्थ भी गिर जाती है। कोर्ट के सामने ये एकदम साफ सच्चाई थी कि उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए नहीं पड़े थे, जिससे वो कंपनियों का इतना बड़ा डिफॉल्ट चुका सकें। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये समझना है कि बैंकों के सामने चॉइस क्या थी। क्रेडिटर्स के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला,
जो 6.5 करोड़ का छोटा सा सेटलमेंट मिल रहा है उसे चुपचाप रख लो, या दूसरा, इसे रिजेक्ट करके सुभाष चंद्रा को पूरी तरह से बैंकरप्ट घोषित करवा दो। अगर वो बैंकरप्सी का रास्ता चुनते तो उनके बचे हुए एसेट्स को धीरे धीरे बेचा जाता, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। इस पूरे प्रोसेस में सालों लग जाते। वकीलों की फीस का मीटर इतना तेज भागता कि वो बचे हुए 39 करोड़ भी उसी में स्वाहा हो जाते, और समय के साथ एसेट्स की वैल्यू भी कम हो जाती। आखिर में बैंकों को समझ आ गया कि अगर वो कोर्ट में लड़ते रहे तो शायद उन्हें इन 6.5 करोड़ से भी कम पैसा मिले। इसीलिए 80% से ज्यादा क्रेडिटर्स ने इस सेटलमेंट को हाँ कहा। उनके लिए कुछ ना मिलने से कुछ तो मिलना बेहतर था। हालांकि हर कोई इस कड़वे घूंट को चुपचाप पीने के लिए तैयार नहीं था। LIC हाउसिंग फाइनेंस और HDFC बैंक जैसे बड़े फाइनेंशियल प्लेयर्स ने इस प्लान का जमकर विरोध किया। जरा LIC हाउसिंग फाइनेंस का दर्द समझिए। उन्हें ऑफिशियली 1322 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन इस सेटलमेंट के बाद उनके हिस्से में सिर्फ 38 लाख रुपए ही आ रहे हैं। सोचिए, 1300 करोड़ डूबने के बाद सिर्फ 38 लाख का चेक मिलना। उन्होंने पूरी ताकत से बहस की कि ये बहुत ही मजाकिया अमाउंट है। लेकिन इंडिया के बैंक्रप्सी लॉ का एक रूल है, अगर 75% क्रेडिटर्स किसी डील पर राजी हो जाते हैं तो बाकी सबको उसे मानना ही पड़ता है। इसलिए विरोध करने वाले बैंकों के पास ट्रिब्यूनल का फैसला मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। जाहिर है, इतने बड़े फाइनेंशियल राइट ऑफ पर देश भर में तीखे पॉलिटिकल रिएक्शंस तो आने ही थे। कॉर्पोरेट दुनिया की इस सोफिस्टिकेटेड भाषा में इतने बड़े नुकसान को बहुत ही प्यार से हेयर कट कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने इस कॉर्पोरेट भाषा पर तंज कसते हुए हमारी देसी सच्चाई बयान की। उन्होंने इस फैसले का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सिर्फ हेयर कट नहीं है, ये तो पूरा मुंडन है। मुंडन जिसमें सिर के सारे बाल साफ कर दिए जाते हैं। उनका सीधा सा कहना था कि बैंकों को इतने छोटे से अमाउंट पर सेटल करने देना सिर्फ नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि ये इंडिया के पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का मजाक उड़ाने जैसा है। और ये कंट्रोवर्सी सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं रही। विदेश में बैठे भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या ने भी इस बहती गंगा में हाथ धो लिए। उन्होंने तंज कसते हुए इसे इंडियन डेट रेजोल्यूशन जस्टिस का नाम दिया। उन्होंने पब्लिकली अपने केस को सुभाष चंद्रा के केस से कंपेयर किया और कहा कि उनके 6,000 करोड़ के कर्ज के बदले सरकार ने 14,000 करोड़ की रिकवरी का दावा किया, जबकि यहाँ एक छोटे से हिस्से में सेटलमेंट हो गया। अब देखिए, दोनों केसेस की लीगल डिटेल्स और हालात बिल्कुल अलग हैं, लेकिन सिर्फ इस कंपैरिजन ने ही इंटरनेट पर एक लंबी और तीखी बहस छेड़ दी कि हमारे जस्टिस सिस्टम में कितनी फेयरनेस है, जो हमें इस पूरी कहानी के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या बस बात खत्म? क्या पब्लिक फंड्स का वो हजारों करोड़ रुपए हमेशा के लिए डूब गया? क्या NCLT के सिर्फ इस एक फैसले से वो पूरा का पूरा ओरिजिनल कर्ज इतिहास के पन्नों से मिट गया? असल में नहीं। और यही वो सबसे बड़ी टेक्निकल बात है जिसे ज्यादातर सनसनीखेज हेडलाइंस ने पूरी तरह से मिस कर दिया। NCLT के इस सेटलमेंट ने सिर्फ सुभाष चंद्रा की पर्सनल गारंटर वाली जिम्मेदारी को खत्म किया है। वो ओरिजिनल कॉर्पोरेट एंटिटीज, यानी वो कंपनियां जिन्होंने असल में बैंकों से इतना बड़ा लोन लिया था, वो अभी भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। कानूनी तौर पर वो कर्ज अभी भी उनके नाम पर है, बल्कि चंद्रा जी की लीगल टीम ने बताया है कि उन कंपनियों ने पहले ही हजारों करोड़ रुपए चुका दिए हैं और बाकी पैसों की रिकवरी के लिए उन पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। तो वो विशाल कर्ज हवा में गायब नहीं हुआ है। बस वो इंसान जिसमें पर्सनल गारंटी दी थी, उसे उसकी पर्सनल लायबिलिटी से ऑफिशियली आजाद कर दिया गया है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में पहुंच गए हैं, जहां हमारी चाय भी खत्म हो रही है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। जब हजारों करोड़ की पर्सनल गारंटी सिर्फ कुछ छिल्लर में सेटल हो जाती है, तो क्या ये सिस्टम सच में उन बैंकों को प्रोटेक्ट कर रहा है जो पब्लिक का पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये अमीर गारंटर्स को बाहर निकलने का एक बिल्कुल लीगल और आसान इमरजेंसी एग्जिट दे रहा है? ये मॉडर्न फाइनेंशियल दुनिया की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कभी-कभी परेशान करने वाली सच्चाई है। लेकिन अब अगली बार जब आप न्यूज़ में किसी बड़े कॉर्पोरेट सेटलमेंट के बारे में सुनेंगे, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली बार।